नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 की मुहिम एक्स द टैक्स। कुछ ही दिनों में वित्त मंत्री यहीं पार्लियामेंट में मोदी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। उसमें क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, पर अभी इस मुहिम में आपके 5 टैक्स लॉस के डिमांड हम वित्त मंत्री तक ले जाएंगे। आप उनमें कुछ चेंजेस चाहते हैं। हमारा पहला डिमांड सबसे पॉपुलर है, 5 लाख तक के इनकम को टैक्स मुक्त करना। बरागटा परिवार अपने घर में पहला कदम रख रहा है। इस एक फ्लैट पर निधि और चेतन बरागटा की सारी जिंदगी की कमाई लग गई। This is the living room, that's the guest room, and this is the master bedroom. It will take some time to come up. I started my career in 2001, and whatever I have saved till date, it has gone to build this dream house. My income obviously has increased, my wife's income has increased, but the raise in income has been eaten up by inflation and the high cost of living. 7 साल का प्रणीत ये बात समझने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन कीमतों में लगातार वृद्धि का असर उसके भविष्य पर भी होगा। 13 years from now, when the child will have completed formal education, I think it will not be possible for me to quit even after 10 years. बाकी ये पॉलिश हो गया, ये वाइट वॉश हो गया। बरागटा परिवार की ये चिंताएं कम हो सकती हैं अगर उनके पास बचत और निवेश के लिए पर्याप्त पैसा हो। टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ती है तो न सिर्फ उनके हाथ में पैसा ज्यादा होगा, बल्कि उनका निवेश भी बढ़ेगा। If the exemption is raised from 2 to 5 lakhs, which will mean a lot to me, which will mean that I could fulfill a few of my dreams, which was impossible. आम आदमी की जेब लगातार ढीली हो रही है। ऐसे में टैक्स छूट की सीमा 2 से 5 लाख होती है तो ये करोड़ों करदाताओं के लिए खुशखबरी होगी। बरागटा की तरह हर कोई अपने तमाम सपने पूरे कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो ये था हमारा पहला अपील फाइनेंस मिनिस्टर को। क्या वो सुन रहे हैं ये तो समय ही बताएगा। अब इन सब करों पर चर्चा करने के लिए हमारे अपने टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। तो हमारा पहला जो डिमांड है 5 लाख तक का इनकम को टैक्स फ्री करने का, क्या ये जायज़ है? क्या ये हो भी सकता है? अगर महंगाई को देखें, सरकार की 1 महीने पहले की बात याद रखें कि सबके अच्छे दिन आने वाले हैं, और इधर बढ़ गया हमारा रेलवे किराया और बढ़ गया पेट्रोल। इन सब को देखते हुए डेफिनेटली मैं मानता हूँ 5 लाख रुपए बेसिक इनकम टैक्स एग्जम्पशन हो जाए तो सारे भारत के करदाता बड़े खुश हो जाएंगे। हाँ, बजट वाले दिन फिर ऑफिस में काम नहीं करेंगे, अगले दिन से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पर प्रैक्टिकली मैं ये मानता हूँ आज के दिन में एकाएक 2 लाख रुपए से 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन बढ़ाना वित्त मंत्री जी के दायरे में नहीं होगा। अगर कर देते हैं वो 5 लाख तो मेरे हिसाब से वो कुछ न कुछ एग्जम्पशन इधर उधर से ले जाएंगे उठा के, तो वो नहीं होना चाहिए। एग्जम्पशन, डिडक्शन आदि बिल्कुल कम नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़नी चाहिए। अगर वित्त मंत्री जी ज़्यादा नहीं करें तो 3-3.5 लाख भी कर दें तो भी टैक्स पेयर्स खुश होंगे। पर हाँ, अगर आपने जो सवाल किया कि 5 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाए, 10 जुलाई को ये आ जाएगा वित्त मंत्री जी के मुंह से, सुनने को हमको मिलेगा, तो मेरे ख्याल से सारे भारत के करदाताओं के लिए तो 10 जुलाई दिवाली, न्यू ईयर ईव और क्रिसमस मनाएंगे, तीनों चीज मना लेंगे लोग। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वित्त मंत्री हम लोगों को सुन रहे होंगे। अब रुख करते हैं दूसरा सबसे पॉपुलर डिमांड, इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन हाउसिंग लोन को 1.5 लाख से लेके 3 लाख करने का, क्योंकि 2001 में जब ये फिक्स्ड हुआ था तब से लेकर आज तक मकानों के रेट दुगना और चौगुना हो गए हैं। घर, घर और घर, मध्यवर्ग की सबसे बड़ी चिंता रहने को एक अदद घर। मगर घर किस कीमत पर, ये कोई संदीप चटर्जी से पूछे। 5 लोगों के परिवार को एक घर देने के लिए चटर्जी ने न सिर्फ पूरे जीवन की कमाई लगा दी, बल्कि महंगे ब्याज पर कर्ज भी लिया। It's always somebody's ultimate wish is to buy or own a property, because
if you look at the demographic side of India, the property for everybody is a dream, and everybody wants to buy a property. And because of the demographic situation, the demand and supply gap is still very high. And if you buy a property, or if you wish to buy a property, you need to find a proper location depending upon your choice, your ambience. रियल एस्टेट बाजार में उछाल तो आया, मगर प्रॉपर्टी की कीमतें नाटकीय ढंग से बढ़ी। संदीप जैसे बंधी तनख्वाह वालों के लिए महंगी कीमतों ने घर का सपना पहुंच से दूर कर दिया। ऐसे में मौजूदा टैक्स दर भी जरूरत के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। My feeling would be, if you increase it to maybe 500,000, 5 lakhs for an individual, that will have two impacts. One, the salaried class will come to the real estate market more aggressively. They will borrow aggressively. That will give a real boost to the real estate sector, and that in general will again boost the general employment level in the country. तिनका जोड़कर घर बना रहे संदीप की वित्त मंत्री से केवल इतनी अपील है। My appeal to Mr. Jaitley, the finance minister, the current finance minister, is to have a complete review of the benefits that we get on housing loan under the income tax, different sections of the Income Tax Act, so that people at various levels can borrow money, because today the cost of a house is very high, and the benefits that we get under the Income Tax Act is very low. So my honest request to the minister is to increase the limit to a minimum of 500,000 per annum from the current level. सर, जो हाउसिंग लोन पे के इंटरेस्ट पे जो डिडक्शन है 1,50,000, उसको चेंज करने का समय आ गया है। क्या ये वित्त मंत्री सुनेंगे या नहीं, ये दूसरी बात है, पर चेंज करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। आप बिल्कुल चेंज करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब 1.5 लाख था और 1.5 लाख में मकान मिलता था कोई 15 लाख 16 लाख का, काफ़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी बात है, और आज मकान 15-16 लाख में कुछ भी नहीं मिलेगा। लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है, हायर लोन लेके मकान लेना चाहते हैं, महंगा मकान है फिर भी ले रहे हैं। और ऐसे में मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ध्यान से इस समस्या को सुने और कम से कम 3 लाख रुपए डिडक्शन अलाउ करें हाउसिंग लोन, और पर्टिकुलरली नए हाउस जो 1 अप्रैल 2014 से खरीदे जा रहे हैं उसमें तो 3 लाख डिडक्शन जरूर अलाउ करें। अब लगेगा आपको कि ये क्या 1.5 लाख से सीधा 3 लाख मांग रहे हो, डबल मांग रहे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समस्या मेन ये है, महंगाई बढ़ गई, मकान के दाम बढ़ गए, ब्याज का आउटगो बढ़ गया, और साथ ही साथ ब्याज की रेट बढ़ गई। बल्कि मैं ये कहूँगा, अगर वित्त मंत्री जी चाहते हैं और सुनना चाहते हैं हम सारे भारत के लोगों से कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड आई एम रियली एंड आई केयर फॉर यू ऑल, आप सबके अच्छे दिन आने वाले आ गए, तो ऐसे में पहले मकान के लिए हाउसिंग लोन पे 100% डिडक्शन देना चाहिए। हाँ, ऐसा करने से इनकम टैक्स में थोड़ी कमी आएगी और ओवरऑल हमारे को देश में फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और वहीं दूसरी तरफ हाउसिंग फॉर द मिलियंस, सभी लोगों के लिए 2021-22 तक मकान लाना बनाना, ये काम सरकार का इजी हो जाएगा। बिना अपने पैसे खर्च करे करदाता के टैक्स पेयर को छूट दे दो और फिर हाउसिंग बढ़ेगा। अब रुक करते हैं आपका तीसरा महत्वपूर्ण डिमांड पर। जो आज मेडिकल एक्सपेंडिचर पे आपका रीइंबर्समेंट होता है वो केवल 15,000 तक ही टैक्स एग्जेम्प्ट है। इसको बढ़ाएंगे या नहीं, देखिए हमारे सिटीजन अपील। छोटा परिवार सुखी परिवार का बेहतरीन नमूना है भट्ट परिवार। अनंत भट्ट और उनकी पत्नी दोनों सरकारी बैंक में हैं। चेहरे पर स्थायी आमदनी का सुकून है, लेकिन कहीं एक गहरी चिंता भी दबी है। 10 साल पहले अनंत की पत्नी को किडनी में दिक्कत शुरू हुई। किडनी ट्रांसप्लांट भी नाकाम रहा। बीते 5 साल से वो डायलिसिस पर हैं।
Monthly average expenditure for 1 month is 35 to 40,000. Dialysis charges 1,900 per month, and for every dialysis we have to take this blood injections that cost around 1,100, and plus tablets, medicines, everything comes around 35 to 40,000. जाहिर है डायलिसिस खर्चीला है। दवाओं और इंजेक्शन पर खर्च के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं। At present, if an employee gets reimbursement from the employer, it is exempted as per income tax law only up to 15,000 per year. So it is not justified. So I request the government to look into the matter and make some amendments in the next budget. And the expenditure incurred by the employee, medical expenditure should be exempted from the tax. बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां इलाज कराने पर उनकी फार्मेसी से दवाएं खरीदना जरूरी है, लेकिन अस्पताल की अपनी फार्मेसी पर दवाएं तकरीबन 30% महंगी हैं। लेकिन आश्रिता को तो तमाम छूट के बावजूद ये इलाज जेब पर भारी पड़ रहा है। Poor people are suffering like anything. I have seen so many poor patients in one of the centers in Chabrajpet. There used to come one patient from very poor family. He could not afford the expenses. He used to tell me that it's very expensive, I cannot afford. Every day he used to tell me. I contributed some money to him also, but one fine day he drank 2 or 3 tender coconuts which contains high potassium, which is very dangerous for kidney patients. So he immediately sustained to cardiac arrest. तो जैसे कि हमारे केस स्टडी ने बताया कि उनका डायलिसिस का कॉस्ट केवल महीने का 35,000 आता है। तो अगर महीने का कॉस्ट डायलिसिस का 35,000 है तो ये साल का 15,000 ये काफ़ी नहीं होंगे। ये हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रहा है, पर क्या वित्त मंत्री इसको सुनेंगे या नहीं? पहले तो आपने गलत बात बोल दी। 35,000 रुपये महीना बताया, पर जिस आदमी को डायलिसिस है और साल का केवल 15,000 मिलता है जी, उसको 35,000 के अलावा और ज़्यादा लगेगा खर्चा, क्योंकि डिप्रेशन भी हो जाएगा, डायबिटीज़ भी हो जाएगी और ढेर सारे टेंशन की वजह से और बीमारियाँ हो जाएगी। मेरा तो मानना है सरकार को रियलिस्टिक रूप से डिडक्शन एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, क्योंकि बेचारे एम्प्लॉयज़ को और कहीं से कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। तो 15,000 की जगह बेस्ट होगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल। या सरकार एक काम कर देना, 15,000 की लिमिट को हटा दे, बिल्कुल हटा दे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा भैया? एक्चुअल तुम्हारा जो खर्चा हुआ है हॉस्पिटल में उसके बिल दो और ले लो एक्सपेंडिचर। लोगों को कोई 15,000 में बचत नहीं करनी है कि रियलिस्टिक में मेरे जो एक्चुअल खर्चे हुए हैं बीमारी के लिए, मैं, मेरे वाइफ, मेरे बच्चों, उनका हॉस्पिटल में दिखलाऊं, जो खर्चा आएगा वो आप हमको दे दीजिए, रीइंबर्स कर दीजिए। अगर सरकार इस प्रकार का कोई प्रावधान कर दे जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है, तो ऐसे में करदाता बड़े खुश होंगे, पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉयज विल फील वेरी वेरी हैप्पी। परंतु पहले साल में ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेना चाहे, बजट गड़बड़ा जाए सरकार का, तो ऐसे में कम से कम एक काम तो करे, इस 15,000 की लिमिट को जो इतने वर्ष पहले रखी गई थी उस लिमिट को कम से कम साल का 50,000 रुपये करे। और साथ ही साथ 15,000 में एक 5,000 रुपये इंक्लूडिंग है रिगार्डिंग मेडिकल चेकअप, हेल्थ चेकअप। तो हेल्थ चेकअप का खर्चा अलग मिलना चाहिए जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर लगे, और खर्चा मेडिकल का कम से कम 50,000 रुपये जरूर मिलना चाहिए। लखोटिया जी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वित्त मंत्री हम लोगों को सुन रहे हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। अभी हम केपीएमजी के दफ्तर में हैं, उन करों के बारे में चर्चा करने के लिए जिनमें आप बदलाव चाहते हैं। अब हमारे साथ हैं विकास वसल, टैक्स पार्टनर केपीएमजी से। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस सर। पहले बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस का। क्या 800 रुपये जो पर मंथ कन्वेंस अलाउंस मिलता है ये काफ़ी है कि नहीं, ये पहले देखते हैं आपका डिमांड। सत्ताईस साल की अनुराधा नायर सोशल मीडिया मैनेजर है। हर रोज दफ्तर जाने के लिए वो चेन्नई के बिजी ट्रैफिक में 5 किलोमीटर का सफर तय करती है।
अनुराधा का सिर्फ गाड़ी के तेल का हर महीने का खर्च 3000 रुपए है। Well, a while it used to be about easily between 5,000 to 6,000 because my office was at a considerable distance from my home, and no matter what combination of transport I used, mostly it would be by car. So the fuel prices and overall, we even chose a diesel car, but overall the servicing, everything put together would easily be about 6,000 per month. We thought it would be easier to move closer, and as of now, staying about 4 to 5 kilometers away from the office, it still is up to 2,500 to 3,000 easily, and that's something which may not be possible for a lot of people because your offices are either in the heart of the city or you have factories really far off, and if you're driving, it's very difficult to save anything after your fuel expenses and things like that. Yeah. यात्रा भत्ते के नाम पर अनुराधा अधिकतम 800 रुपए हर महीने की छूट ले सकती है। ये सीमा भी 1998 में तय की गई थी, जब पेट्रोल के दाम 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे। तब से अब तक पेट्रोल के दाम में 220% और डीजल के दाम में 500% का इजाफा हुआ है। तेल की कीमतों में आगे आने वाले दिनों में भी इजाफा तय है, लेकिन बढ़ती महंगाई के मद्देनजर लोग चाहते हैं कि यात्रा भत्ते पर टैक्स छूट का दायरा बढ़े। Dear Finance Minister, I have one appeal to make. Considering that the fuel prices are going to keep rising and we do need to save also after whatever money is spent in transportation to work daily, we request you to raise the conveyance allowance to at least 3,000 rupees. The current amount of 800 is nowhere close to what we spend on a monthly basis, and raising it to 3,000 would help us to save and maybe invest in something that helps us build our future. शायद फाइनेंस मिनिस्टर सुन रहे होंगे, बिकॉज 800 रुपये में आजकल क्या आता है। अगर आप और मैं एक फास्ट फूड जॉइंट में जाएंगे तो 2 बर्गर, शायद 3 बर्गर बस, और ये है कन्वीनियंस अलाउंस। क्या इसको रिवाइज करना अनिवार्य है अब? मेरे ख्याल से 2 कदम हो सकते हैं। पहला कदम तो ये है कि ये डिडक्शंस बंद कर देनी चाहिए या ये टैक्स रिलीफ बंद कर देनी चाहिए, और आप किसी और तरह से चाहे स्लैब रेट्स काफ़ी बढ़ा दीजिए या एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ले आइए, या अगर आपने स्पेसिफिकली कन्वेंस के लिए देनी है रिलीफ तो इसको बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से आज की तारीख में जब एक आदमी नॉर्मली आधे घंटे से 1 घंटा अपना ट्रैवल करता है तो उसका काफ़ी खर्चा हो जाता है कन्वेंस के ऊपर, चाहे वो अपनी गाड़ी से आए या वो किसी और साधन से अपने ऑफिस या घर आता है। मेरे ख्याल से ये लिमिट कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए, नहीं तो जैसा मैंने बोला या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी चाहिए या स्लैब रेट्स काफ़ी बढ़ाने चाहिए। अदरवाइज इस लिमिट का जो 800 रुपये प्रति माह है उसका आज कोई मतलब नहीं रह जाता। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत बढ़ जाता है। कन्वेंस अलाउंस के बाद आइए रुख करते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट टैक्स डिडक्शन की ओर। 80C के जो अंडर आता है वो आज 1 लाख रुपए है। आप लोगों ने हमको लिखा है, आप चाहते हैं कि इसको 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाए। मैथ्यू और विनीता जॉर्ज पति पत्नी दोनों IT प्रोफेशनल हैं। 2 छोटे छोटे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बचत की जरूरत है। हाल के दिनों में आमदनी बढ़ी तो खर्च भी बढ़ा, जरूरत है जेब में ज्यादा रकम की। फिलहाल लाख रुपए की बचत टैक्स फ्री है, लेकिन जॉर्ज परिवार चाहता है कि ये दायरा बढ़े और वो अपने और अपने बच्चों का भविष्य संवार सके। I would strongly recommend the government to have a limit to the maximum, set it to the maximum. That way the government can get more money from the salaried people, and that will also be a motivating factor for a person like me to invest more into government sectors. डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत 1.5 लाख तक के निवेश को टैक्स फ्री करने का सुझाव था। अगर सरकार ऐसा करती तो बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। ये बचत निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे मैथ्यू जैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। The practice is like the government, when we earn, government will just grab money from us as tax, but when you don't have any job, then government is least bothered about the people who are working in private sector, unlike foreign countries. बढ़ती महंगाई के साथ आम आदमी की जेब में रकम लगातार घट रही है। जाहिर है बचत सीमा बढ़ाने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है।
basic mentality of an Indian, including me, is to pay least tax and then save the maximum. So when there is a provision that government is giving you that you can save up to 3 lakhs in order to cut down your tax, I will certainly look for different ways to cut down my expenditure. And few of the things that would be like, I will not spend much money on expensive clothes and then expensive gadget. And I also will stop, I have a habit of eating out, but I will also cut down on that part. Then I may not be invest more on gold or other things that may not give me good return. तो ये था आपका डिमांड 80C के ऊपर, बिकॉज जो डिमांड है जो व्यूअर्स का है कि 1 लाख से लेके 3 लाख किया जाए, फिजिबल है, ये करना चाहिए? देखिए, 2 पहलू हैं जब हम 80C डिडक्शन की बात करते हैं, और ये सबसे पॉपुलर डिडक्शन है जो इंडिविजुअल्स अपनी टैक्स रिटर्न में क्लेम करते हैं। एक पहलू तो ये है कि इसकी लिमिट बढ़ानी चाहिए। ज़्यादातर डिमांड है कि 3 लाख होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको अभी 3 लाख कर सकते हैं, बट इवेंचुअली इसको 5 लाख करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा मीनिंगफुल टेंजिबल बेनिफिट इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स को मिलेगा, और ये सेक्शन अगर हम देखें तो काफ़ी मदद करता है उनको, इनफैक्ट एनकरेज करता है कि आप सेविंग्स करिए, चाहे प्रोविडेंट फंड है या अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का प्रीमियम वगैरह पे करिए या सुपर एन्यूएशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो एक अच्छी रियायत मिलती है इंडिविजुअल्स को और हाउस होल्ड्स को सेविंग के लिए। दूसरा पहलू ये है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लब हो गई हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड है, उसका जो बेनिफिट है वो प्राइमरली रिटायरमेंट के ऊपर है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट है कि जो ब्रेड अर्नर है, यदि उसे कुछ होता है तो उसका बेनिफिट फैमिली को मिले ताकि फाइनेंशियली वो लोग स्टेबल रहें। और बच्चों की एजुकेशन एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपको रियायत मिलती है। तो इन सभी जो रिलीफ्स हैं उन सभी का बहुत अलग अलग से महत्व है। तो मेरे ख्याल से एक रीलुक होना चाहिए, दोबारा से इस सेक्शन को देखना चाहिए और इनको डिफरेंट बकेट्स में डाल के अलग से रियायत देनी चाहिए। जी, अगर 5 लाख हुआ तो हम सब खुश होंगे। विकास जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। उसके साथ ही एक्स द टैक्स का सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर आप अपना सुझाव और डिमांड्स हमको लिख सकते हैं IBNKhabar.com पर। हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री आपकी डिमांड्स को सुन रहे हैं और शायद कुछ खुशखबरी इस बार बजट में हम लोगों के लिए लाएंगे। हमारे सारे टीम की तरफ से ये शो को देखने के लिए धन्यवाद।